आज हम आपको इंपरेटिव के बारे में बताएंगे। इंपरेटिव सेंटेंस हमारे इंग्लिश ग्रामर और स्पीकिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। स्पीकिंग में इंपरेटिव का बहुत ही ज्यादा यूज होता है, इसलिए इंपरेटिव के सेंटेंस को सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपरेटिव सेंटेंस की मेन पहचान जो होती है यह होता है कि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट नहीं होता। इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन इंपरेटिव में हमेशा यू को सब्जेक्ट माना जाता है जो छिपा होता है, लिखा नहीं होता है। छिपा होता है, लिखा नहीं होता है। ये यू छिपा होता है, कहीं लिखा नहीं होता। जैसे इधर आओ, अब इधर आओ कहा गया, आओ वर्ब, कौन आए, सब्जेक्ट नहीं है, मीन्स ये इंपरेटिव है। लेकिन किसी न किसी को कहा गया होगा, यू को कहा जाता है, लेकिन यू इसमें लिखा नहीं है, तुम या आप शब्द इसमें लिखा नहीं है। तो ये हुई इंपरेटिव की पहचान। लेकिन इंपरेटिव में तीन ये भाव भी पाए जाते हैं। जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो और इन तीन में से कोई एक भाव पाया जाए तो वो सेंटेंस हमारा इंपरेटिव कहलाता है। कौन कौन सा भाव? पहला होता है आदेश देने का भाव, आदेश देने का भाव। पहला हो गया आदेश देने का भाव। दूसरा होता है सलाह देने का भाव, सलाह देने का भाव। और तीसरा होता है विनती करने का भाव, विनती, विनती, या इसी को हम प्रार्थना भी कह देते हैं, प्रार्थना करने का भाव। तो जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो और उसमें कोई किसी को सलाह दे रहा हो, या कोई किसी को आदेश दे रहा हो, या कोई किसी से किसी चीज के लिए विनती प्रार्थना कर रहा हो, तो वो सेंटेंस हमारा इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसा कि यहाँ जो एग्जाम्पल दिया गया है, इन सभी एग्जाम्पल्स में ये चारों कैरेक्टर आपको मिलेंगे। पहला कि सब्जेक्ट नहीं होता, जैसे आओ वर्ब जो लास्ट में लिखा है उसी को वर्ब मानते हैं। ये लास्ट वाला आओ शब्द हमारा वर्ब हुआ। सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए पूछते हैं कौन, कौन आए, सब्जेक्ट नहीं है, तो ये इंपरेटिव, ये भी एक पहचान है। अगर आप गौर करेंगे तो इन तीन में से कोई ना कोई एक भाव आपको मिलेगा कि इधर आओ, इधर आओ आदेश दिया जा रहा है, आदेश का भाव। कृपया मुझे एक कलम दे दीजिए, अब दे दीजिए हमारा हुआ वर्ब। सब्जेक्ट ढूंढना है तो पूछेंगे कौन, कौन दे दे, नहीं है सब्जेक्ट, क्या दे दे, एक कलम, यह ऑब्जेक्ट 1 हुआ और मुझे ऑब्जेक्ट 2। ये कृपया एक ऐसा शब्द है कि जिस शब्द में कृपया या दया करके एक शब्द आता है, दया करके, कृपया या दया करके शब्द आ जाए तो ये दोनों शब्द हमारे विनती या प्रार्थना के सूचक शब्द होते हैं। जिसमें दया करके या कृपया लिखा हो वो सेंटेंस हमारा विनती सूचक सेंटेंस कहलाता है इंपरेटिव का। और यहां आते हैं धूप में मत खेलो, धूप में मत खेलो, कोई किसी को सलाह दे रहा है, धूप में खेलोगे तो काले हो जाओगे, गर्मी लगेगी, जो भी हो, धूप में मत खेलो, यह सलाह है। यहां लिखा है नदी में कभी मत नहाओ, तो नहाओ हमारा वर्ब हुआ, कौन नहाए, सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है, यही भी इसकी पहचान हो सकती है। और इसके साथ साथ इन तीनों में से कोई एक भाव भी हो सकता है। जैसे नदी में कभी मत नहाओ, ये आदेश, सलाह या विनती क्या है, ये सलाह है, क्योंकि नदी में नहाओगे तो डूबने का डर है, इसलिए नदी में मत नहाओ। तो आदेश देने का भाव, सलाह देने का भाव और विनती करने का भाव, ये तीन भाव के साथ साथ हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो तो ये है हमारे इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आदेश है, सलाह है या विनती प्रार्थना की जा रही है, इसको हम कैसे समझें, इन भावों को हम कैसे पहचान पाए, क्योंकि जब तक आप इन भावों को नहीं पहचान पाएंगे तब तक इंपरेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट और पैसिव को नहीं जान पाएंगे, उसमें गलतियां होती रहेंगी। तो इसको पहचानना भी आप सीख लीजिए। आदेश का मतलब यह होता है कि कोई किसी को कुछ करने के लिए कहे, कोई अपने से बड़ा वाला अपने से छोटे वाले को कुछ भी काम करने को कहता है। अगर वही बड़ा या छोटा कोई भी हो,
किसी से कोई काम करने के लिए कहता है लेकिन उसमें कृपया या दया करके लग जाए, चाहे वो बड़ा हो हमसे चाहे छोटा, कृपया या दया करके शब्द लग जाएगा तो वो सेंटेंस हमारा हो जाएगा विनती सूचक शब्द। वो विनती का भाव होता है। और सलाह का भाव क्या होता है? अगर कोई किसी को कोई ऐसा काम करने के लिए कहे जिसको करके हमको फायदा हो तो वो सलाह कहलाता है, या कोई ऐसा काम करने के लिए रोके जिसको करने से हमारा नुकसान हो सकता है तो वो भी हमारा सलाह कहलाता है। तो ये हुई मेन पॉइंट हमें सलाह, विनती और आदेश को समझने का तरीका। तो अब हम आते हैं, पहचान हो गया, अब हम आते हैं कि किसी इंपरेटिव सेंटेंस की इंग्लिश को कैसे बनाते हैं, इसको ट्रांसलेट करने के रूल क्या होते हैं, इसको आपको जानना है। आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो जैसा कि आपको पीछे वीडियोस में बताए गए होंगे, इंपरेटिव निगेटिव भी हो सकते हैं और इंट्रोगेटिव भी हो सकते हैं, अफर्मेटिव भी हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आते हैं, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव याद रखिए, हमने आपको बताया था ट्रांसलेट करते समय कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, ऑब्जेक्ट 1 लिखते हैं, ऑब्जेक्ट 2 लिखते हैं। ऑब्जेक्ट 1 और 2 के बीच में टू लगाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट हमने बताया था। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं और उसके बाद हम लिखते हैं एडवर्ब। हमने आपको बताया था 8 चीजें। सबसे पहले जीरन, फिर क्लास। जीरन क्लास हमारी इसमें इंपरेटिव में नहीं रहेगा, इसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब में से ही चीजें हो सकती हैं, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है। इंपरेटिव में सब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए हम सब्जेक्ट को हटा देंगे। इसका मतलब वर्ब हमारे इंपरेटिव सेंटेंस में सबसे पहले लिखा जाएगा। और वर्ब का हमेशा इसमें फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है। क्यों? इसमें आईएनजी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म क्यों नहीं आता? क्योंकि इसमें जो भी क्रिया है, इस क्रिया का काम ना जारी ना पूरा होता है। जैसे यहां दे दीजिए, ये भी वर्ब है, तो उसका काम देख लीजिए, आओ। आओ, आओ का काम क्या है? आ रहा है या आ चुका है? क्या है? कहा गया आओ, तो इसमें ये नहीं कंफर्म है कि वो आ रहा है या आ चुका है। उसका काम अभी ना जारी है ना पूरा है, ना हुआ है ना हो रहा है, इसका कंफर्म नहीं है। तो जो काम कंफर्म ना हो, जो वर्क कंफर्म ना हो, उसको हम ना जारी ना पूरा इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और वही इंडेफिनिट जब सब्जेक्ट नहीं होता तो इंपरेटिव हो जाता है हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही हमारा इंपरेटिव हो जाता है। काम ना जारी ना पूरा है तो ये टेंस हमारा हो गया इंडेफिनिट, सब्जेक्ट नहीं है तो इंपरेटिव। देख लीजिए, दीजिए का काम ना जारी ना पूरा है। खेलो, यहां लिखा है खेलो वर्ब, खेलो कहा गया खेलो, तो उसमें क्या लग रहा है? खेल रहे हैं या खेल चुके? कुछ नहीं पता चल रहा है। मतलब खेलो शब्द का काम ना जारी ना पूरा। इसमें सारी क्रियाओं का काम ना जारी ना पूरा होगा। और आपको बताया गया था टेंस में कि काम जारी हो तो आईएनजी लगाते हैं, काम पूरा हो तो थर्ड फॉर्म, और ना जारी ना पूरा हो तो फर्स्ट फॉर्म। अगर अंत में था लिखा है, पास्ट है, तो उसका सेकंड फॉर्म। तो इसमें था लिखा नहीं, सेकंड फॉर्म आएगा नहीं, केवल फर्स्ट फॉर्म आएगा। इसलिए तो अफर्मेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव का अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा वर्ब से स्टार्ट होगा और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा। बाकी सारे वही फार्मूले जो हमने आपको बताए थे, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब। जैसे यहां इधर आओ, तो यहां वर्ब है आओ, तो आना की इंग्लिश होती है कम। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही हम लिखेंगे कम, और जो बचा उसको आगे लिख देंगे इधर का हेयर। इधर आओ, कम हेयर, कृपया मुझे एक कलम दे दीजिए। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि अगर कृपया या दया करके शब्द कहीं पर आ जाए तो इसको हम पहले ही ऐसे लिख देते हैं प्लीज, PLEASE, और कॉमा लगा देंगे। कृपया या दया करके शब्द कहीं पर आ जाए तो कृपया की इंग्लिश प्लीज, और दया करके की इंग्लिश होती है काइंडली। काइंडली, इनको हम पहले ही लिख के कॉमा लगा देते हैं, या तो इसको आप पहले लिख दीजिए या तो सबसे आखिरी में कॉमा लगाने के बाद लिखिए। तो क्योंकि ये हमारे सेंटेंस का पार्ट नहीं होता, ये केवल विनती सूचक शब्द होते हैं, इसलिए इनको पहले या तो सबसे लास्ट में लिखते हैं। बाकी हमारा सेंटेंस लिखेंगे, इसमें जैसा कि सब्जेक्ट नहीं है तो पहले हम वर्ब लिखेंगे। यहां बताया गया वर्ब, दे दीजिए वर्ब, देना की इंग्लिश होती है गिव। उसके बाद ऑब्जेक्ट 1, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, एक कलम, पेन। उसके बाद ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 2 को लिखने से पहले टू लगाते हैं। अब हमको पीछे रूल्स में बता चुके हैं टू, उसके बाद ऑब्जेक्ट 2 मुझे की इंग्लिश मी। ये एक चीज यहां आपको ध्यान देना है कि सब्जेक्ट है नहीं, वह पहले लिखा गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट 1, उसके बाद ऑब्जेक्ट 2 और बीच में टू।
रूल ये भी है कि हम ऑब्जेक्ट टू को पहले और वन को बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन जब हम टू को पहले और वन को बाद में लिखेंगे तो बीच में ये टू प्रीपोजिशन नहीं आएगा। इस बात को हमें ध्यान रखना है। इस सेंटेंस में भी दिखाते हैं कि दया करके कि काइंडली को हम ऐसे जीरन की तरह पहले ही लिख देंगे, काइंडली, और कॉमा लगाएंगे। दया करके इंग्लिश काइंडली को हम सबसे पहले या तो सबसे पीछे लिखेंगे, सबसे पहले लिखना ज्यादा अच्छा माना जाता है। उसके बाद सारे यही नियम कि सब्जेक्ट है नहीं, वर्ब को पहले लिखेंगे। वर्ब है दे दीजिए कि इंग्लिश गिव, और इंपरेटिव है इसलिए फर्स्ट फॉर्म आएगा। क्या दे दीजिए? पानी, ऑब्जेक्ट वन, और मुझे ऑब्जेक्ट टू। तो चाहे आप वन को पहले लिखिए चाहे टू को पहले लिखिए, वन को पहले लिखेंगे टू को बाद में तो बीच में टू लगाना पड़ेगा, टू को पहले लिखेंगे वन को बाद में तो बीच में टू लगाने की जरूरत नहीं है। जैसा कि हम मान लेते हैं कि यहाँ पर टू को ही ऑब्जेक्ट टू को पहले लिख देते हैं मी, और ऑब्जेक्ट वन पानी को बाद में वाटर। तो काइंडली गिव मी वाटर फुल स्टॉप। हमने टू को पहले लिखा वन को बाद में तो यहां टू नहीं लगेगा। इसमें मत लिखा है मत, इसमें लिखा है कभी मत। तो इसमें इंपरेटिव सेंटेंस की निगेटिव क्या पहचान है? निगेटिव की पहचान को पहले जान लीजिए कि निगेटिव सेंटेंस जो होता है, निगेटिव दो प्रकार के हमने आपको निगेटिव में बताया था कि नहीं शब्द लिखा हो तो वो सेंटेंस हो जाता है निगेटिव, या तो लिखा हो कभी नहीं। जिस सेंटेंस में नहीं या कभी नहीं लिखा हो यह पहचान बताई गई थी कि वो निगेटिव हो जाती है। लेकिन इंपरेटिव में जब ये आता है तो नहीं के स्थान पर मत लिखा होता है, मत, नहीं के स्थान पर मत लिखा होता है जैसे यहां लिखा है, और कभी नहीं के स्थान पे लिखा होता है कभी मत। कभी नहीं के स्थान पे कभी मत लिखा होगा तो ये कभी मत या कभी नहीं वाला निगेटिव होगा, जैसा कि यहां लिखा कभी मत। इंपरेटिव सेंटेंस में नहीं के स्थान पे मत और कभी नहीं के स्थान पे कभी मत लिखा होता है, ये हुआ हमारा इंपरेटिव। तो अब इस इंपरेटिव के निगेटिव की अंग्रेजी कैसे बनाते हैं? रूल सारे वही लगेंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट वन, फिर ऑब्जेक्ट टू, फिर कॉम्प्लीमेंट और फिर एडवर्ब। इन्हीं नियम को लिखना है। लेकिन क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, हमने यहां भी गैप किया इसलिए क्योंकि निगेटिव बनाना है तो हमको टू बी की क्रिया का यूज करना है। और हमने आपको निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बताया था, अगर आपने हमारे उस सेंटेंस को ना देखा हो, उस वीडियो को ना देखा हो, तो डिस्कशन पर लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पर जाकर आप हमारे निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल्स को बड़ी इजीली समझ सकते हैं। उसमें बताया गया था कि निगेटिव में नॉट को टू बी की क्रिया के बाद लगाई जाती है, और जैसा कि इसमें काम न जारी न पूरा है, जिसमें न जारी न पूरा होता है, केवल वही एक इकलौती क्रिया ऐसी होती है जिसमें टू बी की क्रिया नहीं आती। और जिसमें टू बी की क्रिया नहीं है तो उसको निगेटिव कैसे बनाएंगे? उसको निगेटिव बनाने के लिए हमने वहां पर बताया था कि डू का यूज करते हैं। और डू कहां यूज करते हैं? सब्जेक्ट के बाद। क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता तो डू को हम पहले ही लिख देंगे। इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता तो हम पहले डू ही लिख देंगे, डू या तो डज। डू तब लिखते हैं जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, और डज तब लिखते हैं जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो। जैसा कि इसमें बताया गया कि इसमें यू हमेशा सब्जेक्ट होता है लेकिन सेंटेंस में लिखा नहीं होता, इसलिए हम इंग्लिश में लिखते नहीं हैं, लेकिन मानते हैं कि यू सब्जेक्ट है और यू हमारा प्लूरल होता है, इसीलिए प्लूरल है तो डू का यूज करेंगे। तो सेंटेंस हमारा डू नॉट से स्टार्ट होगा, पहले डू और उसके बाद नॉट लिख सकते हैं। तो एक आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस का अगर निगेटिव हो तो सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट होगा, डू नॉट, उसके बाद सारे यही नियम कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब। ठीक। और अगर कभी मत लिखा हो तो कभी मत के लिए क्या होगा कि कभी मत, हमने आपको बताया था नेवर शब्द आप सब्जेक्ट के बाद भी लिख सकते हैं या टू बी की क्रिया के बाद भी, लेकिन जिसमें टू बी की क्रिया नहीं होती उसमें हम नेवर को सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं, और इसमें सब्जेक्ट नहीं होता इसलिए इसमें नेवर ही पहले आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए, नेवर, और उसके बाद आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब।
तो इंपरेटिव का निगेटिव अगर मत वाला है तो आप डू नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब से स्टार्ट करेंगे। अगर कभी मत वाला है तो नेवर को सबसे पहले लिखेंगे नेवर, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। जैसे यहां लिखा है मत, मत लिखा हो तो पहले डू नॉट, डू नॉट को पहले लिख देंगे हम, डू नॉट। उसके बाद आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब है खेलो, खेलो की इंग्लिश प्ले। बचा क्या धूप में, तो धूप में क्या हो जाएगा इन सनलाइट, सनलाइट। डू नॉट प्ले इन सनलाइट, ये हो गया हमारा इंपरेटिव का निगेटिव। यहां लिखा है कभी मत, कभी मत तो पहले नेवर को हम पहले लिख देंगे नेवर। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 कॉम्प्लीमेंट। वर्ब है नहाओ, नहाना की इंग्लिश होती है बाथ, नहाने की इंग्लिश बात। बचा क्या नदी में, तो नदी में कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट प्रीपोजिशन में पहले आएगा इन द रिवर, इन द रिवर। नदी में कभी मत नहाओ तो नेवर बाथ इन द रिवर। ये हो गया हमारा कभी मत वाला इंपरेटिव सेंटेंस की निगेटिव। तो अभी इसमें एक चीज और रह जाता है, उसको हम दूसरे पेज में आपको दिखाते हैं। तो आते हैं इंपरेटिव के सेकंड पार्ट पर। इंपरेटिव का सेकंड पार्ट यह है कि कभी कभी हमारे सेंटेंस में आओ हम लिखा होता है, उसके बाद सेंटेंस आता है। जैसे आओ हम स्कूल चले, देखिए यहां लिखा है आओ हम, उसके बाद हमारा सेंटेंस है चले वर्ब। कौन चले, सब्जेक्ट नहीं है। आओ हम केवल इस रूप का एक टॉपिक है, ना कि हम यहां सब्जेक्ट है। इस नियम का, इस रूप का एक फॉर्मूला है आओ हम। आओ हम लगा हो तो इंपरेटिव का दूसरा नियम लगता है। सेंटेंस हमारा ये है, आओ हम स्कूल चले, आओ हम गरीबों की सहायता करें, सहायता करें। आओ हम स्कूल चलें, यहां लिखा है आओ हम, फिर लिखा है गरीबों की सहायता करें। अब सहायता करें वर्ब, कौन सहायता करे, सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आओ हम लिखा है। आओ हम, ये यहां हम हमारा सब्जेक्ट नहीं होता। तो इस प्रकार के भी कुछ शब्द हमारे सेंटेंसेस में इंपरेटिव में आते हैं जिसमें आओ हम लिखा होता है। इस टाइप के सेंटेंस की इंग्लिश कैसे बनाते हैं, ध्यान देना है कि आओ हम अगर लिखा हो तो सबसे पहले हम सेंटेंस में लिखते हैं लेट अस, लेट अस, इसको शॉर्टली लेट्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले आओ हम के लिए लेट अस लिखेंगे। उसके बाद ये जो सेंटेंस है इसको उसी नियम से, जैसा कि अभी हमने फर्स्ट पार्ट में ऊपर आपको इंपरेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम बताया कि सबसे पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 कॉम्प्लीमेंट, उसी नियम से, मतलब उसी सेंटेंस को उसी नियम से हम सेंटेंस ट्रांसलेट करके लिख देंगे। केवल आओ हम के लिए हम एक्स्ट्रा लिखेंगे लेटस। तो ये हो गया हमारा आओ हम वाले इंपरेटिव का एज अ फार्मूला एंड रूल। तो जब कभी भी आओ हम लिखा हो तो पहले आओ हम के लिए हम लिखेंगे लेट अस। उसके बाद स्कूल चले को ट्रांसलेट करेंगे, वर्ब पहले आएगा चले का गो, अब गो के बाद टू आएगा और स्कूल का स्कूल। ये आओ हम गरीबों की सहायता करें, तो पहले आओ हम के लिए लेट अस लिखेंगे, लेट अस। उसके बाद इसको ट्रांसलेट करेंगे, सहायता करने का हेल्प पहले आएगा, हेल्प गरीबों की, द पुअर। लेट अस हेल्प द पुअर, यहां हम हेल्प ऑफ पुअर भी लिख सकते थे। तो आओ हम स्कूल चले, लेट अस गो टू स्कूल। आओ हम गरीबों की सहायता करें, लेट अस हेल्प द पुअर। आओ हम नदी में नहाएं, लेट अस बाथ इन द रिवर। आओ हम कार चलाना सीखें, लेट अस लर्न टू ड्राइव कार। आओ हम अंग्रेजी सीखें, लेट अस लर्न द इंग्लिश। इस टाइप से जब कभी भी आओ हम लिखा हो
तो इंग्लिश लेटस से स्टार्ट होगी। लेटस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2, लेटस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2। तो ये था हमारे इंपरेटिव सेंटेंस का फुल चैप्टर। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।